तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ना 20 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री आई है। आपने देखा भी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा प्रश्न आए हैं और आज हम कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषा भी होगी, उसके क्षेत्र होंगे, बीमारी होंगी, क्रांतियाँ होंगी, हर फसल के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। ये हमारा चैनल है और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। भारत की 58% आबादी कृषि पर निर्भर है और भारत में 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीडीपी में भारत का योगदान 1950-51 में 52.2% था और 2016-17 में 17.32%। विश्व की 52% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में कितने प्रतिशत पर जो है कृषि होते हैं? 58% पर। भारत में और कृषि कार्य होता है वह है 51% पर। और विश्व की अगर बात करें विश्व की, तो 52% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ये विश्व की है, उलझना नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आप एग्जाम में जब एनिमल हस्बेंड्री का या कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो कम से कम 2 वर्ष क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें देखो इसमें पूछा क्या गया है। हरियाणा के बारे में पूछा है या भारत के बारे में या विश्व के बारे में। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की 58% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्षेत्र है। अब उसके बारे में जान लेते हैं। कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, वन्य पदार्थ और घास, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक पदार्थ का रूप परिवर्तन करके उसके ज़्यादा उगाई जाने वाली होती है। इसमें उद्योग धंधे होते हैं। गैस, ईंधन, बर्तन, विद्युत, विनिर्माण उद्योग, सीमेंट, लोहा, कंप्यूटर आदि सभी कार्य जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब तीसरे क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। जिस कार्य में अधिक लोग शामिल हों, जैसे बैंक, संचार, मनोरंजन, पुलिस, लोक प्रशासन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन के साधन, शिक्षा, न्याय, ये जिसमें है ना सबसे ज़्यादा लोग शामिल हो, यानी कि एक मंडल हो, एक ग्रुप हो, उसको बोलते हैं तृतीयक। और द्वितीयक किससे बोलते हैं? जो बिजनेस करते हैं लोग, जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई सीमेंट का बिजनेस करता है, कोई बर्तन का बिजनेस करता है, कोई भी है उद्योग धंधे, कोई फैक्ट्री वगैरह है, वो दूसरे क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक आती हैं आपकी जो खेती बाड़ी आती है, जैसे खनन होता है, मत्स्य पालन होता है। ठीक है ना साथियों, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। भारत में मिश्रित खेती, एक स्थान से अधिक फसलों की हल्दी, ये मिश्रित खेती का इसमें नाम में ही देख लो साथियों। मिश्रित या एक स्थान पर एक से अधिक फसलों का जो काम होता है ना, वो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे हल्दी है, मक्का है, अरहर है। 1966-67 में हरित क्रांति आई थी और चावल और गेहूं को बढ़ावा देने के लिए। और फादर ऑफ एग्रोनॉमी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पीटर डेक्रेसन जी को। आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों के बारे में जान लेते हैं। जो खरीफ की फसल होती है वो सावनी फसल कहते हैं, जो सावन के महीने में आती हैं। ये वर्षा काल से पहले, जैसे अब की जो फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रोगी मक्का हो गया, तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, और जूट और उड़द हो गया। ठीक है, यह आपके खरीफ की फसलें। रबी की फसलें ये शीत ऋतु से पहले बोई जाती हैं, जिसे हम आषाढ़ी फसलें कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, ये सारी की सारी आपकी रबी की फसलें हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं? जैसे चारा एक जायद फसल है। यह ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं। यह मार्च के महीने में बोई जाती हैं और मई जून में काट ली जाती हैं, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगता है इनको तैयार होने में। जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, करेला हो गया। रबी और खरीफ के मध्य जो है ये फसलें बोई जाती हैं, उसे हम जायद फसल कहते हैं। आपको उलझना नहीं है, एक बार फिर बता देता हूँ। जो खरीफ की फसलें होते हैं ना, वो सावन के महीने में बोई जाती हैं।
सावन के महीने में जैसे जून जुलाई का जो महीना होता है, जो महीना अभी चल रहा है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जैसे सोयाबीन, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तंबाकू, मूंगफली इत्यादि। और रबी की फसल होती हैं जो शीत ऋतु से पहले जो है बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, सरसों, मसूर, आलू वगैरह। ठीक है ना। जायद फसलें होती हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगला। अब कुछ अध्ययन देख लेते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से। याद करना मुश्किल नहीं है साथियों। एपीकल्चर में आपको दिखाई दे रहा है एपी। एपी को समझ लो आप एप्पल। और मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी काट दे तो हमारा मुंह कैसा होता है? एप्पल जैसे हो जाता है। ये ट्रिक है, इसको हमें याद करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ याद रखनी है ये बातें। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों का, झाड़ियों का अध्ययन से। ये भी याद करना मुश्किल नहीं है। डेंड्रो, डेंड्रो आप समझ लो बाल, हमारे जो बाल होते हैं बालों में डेंड्रफ हो जाता है, और डेंड्रफ होता है तो बाल क्या है? झड़ जाते हैं, यानी कि झाड़ियाँ। सेरिकल्चर, इसमें रेशम के कीड़े का पालन होता है और उसमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। ओनिरोलॉजी, इसमें सौंफरों का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन करते हैं। इसको भी याद करना मुश्किल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। कैलो, कैलो को समझ लो आप केला। मनुष्य के सौंदर्य रूप के, और इसमें सौंदर्य, जब जो केला खाएगा तो वह उसका शरीर तंदुरुस्त होगा, सुंदर दिखेगा, इसलिए कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को कहते हैं। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। मत्स्य जो मछली होती है उसको हम पीस देते हैं, पीस पीस के उसको काट देते हैं, उसकी बुरी हालत कर देते हैं। इसे पीसी कल्चर को समझ लो मत्स्य पालन। माइकोलॉजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी में होता है कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में होता है शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी में होता है फूलों का अध्ययन, इक्थोलॉजी में होता है मछलियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में होता है सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी में होता है छिपकलियों का अध्ययन, होरोलॉजी में होता है शेष समय मापने वाला विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी में होता है शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित। कीमोथेरेपी होता है, इसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार से किया जाता है। कॉस्मोलॉजी होता है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली एक शाखा है। एंटोमोलॉजी होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का अध्ययन करती है। आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी में होता है भूगर्भ संबंधी अध्ययन होता है, उसकी बनावट, संरचना आदि इसी पर कार्य करती है। हॉर्टिकल्चर होता है फल फूल साग सब्जी उगने वाले, यानी बाग लगाने वाले जो है, पुष्प उद्यान वाले। इसमें नाम में ही देख लो हॉर्टिकल्चर यानी हरा भरा। ठीक है ना। हाइड्रोपैथी, इसमें होता है इसके द्वारा पानी से रोगियों की चिकित्सा होती है। मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने की एक शाखा होती है। मेट्रियोलॉजी, यह मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी, यह मानव शरीर की नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन करने का उपचार होता है। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। ओडोंटोग्राफी, यह दांतों का अध्ययन करने की चिकित्सा होती है। ऑर्निथोलॉजी, यह पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी, यह प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों से अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स होता है वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एथनोग्राफी, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी में भूगुणित का ज्ञान किया जाता है। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया की जाती है। न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में इसमें जहर के बारे में अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि सांप का जो जहर होता है ना उसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है।
पेसमेकर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही बार पूछा जा चुका है। पेसमेकर हृदय की गति को जानने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, यह मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं संबंधित विषयों का जो है इसके बारे में जानकारी की जाती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, यह संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्बोरिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 51% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत में 51% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और 4% लोग चारागाह पर, 21% वनों पर और 24% बंजर भूमि जो हमारी भारत में पड़ी है। अब फसलों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर। एक वर्षी, मैंने आपको बताया था एक वर्षी का मतलब ये होता है जो एक ही साल में एक ही बार बोई जाती है और अगले साल में काट ली जाती है। जैसे धान हो गई, गेहूं हो गया, ज्वार हो गई। द्विवर्षीय यानी एक साल में 2 बार यह फसल उगाई जाती है और काट भी ली जाती है, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय होती है, जैसे उसको गर्मी देखती नहीं सर्दी देखती, हर साल हर महीने होती रहती है, जैसे घास हो गया। आगे बढ़ते हैं। उद्योग के आधार पर नकदी फसलों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनकी किस्में, गेहूं, गेहूं क्या बोलते हैं, सोनालिका बोलते हैं। सुजाता, ये इसके वेराइटीज हैं। जयराज, प्रताप, शैलजा, मुक्ता, लरमा, रोजो 64A, गंगा और पूसा सिंधु। याद करना मुश्किल नहीं है साथियों, मैं इसको ट्रिक से याद करवा देता हूं। सुजाता, जयराज शैलजा से प्यार करता था, जयराज शैलजा से प्यार करता था, ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो जयराज है ना सुजाता के पास गया, उसने कहा कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूं और ये लड़की है ना मुझसे प्यार नहीं करती, ये कहती है कि मैं राजा प्रतापी नहीं हूं। तो सुजाता ने जयराज को प्रतापी बना दिया और प्रतापी बनाया तो उसको शैलजा मिल गई। जब शैलजा मिल गई तो मुक्त हो गया, यानी कि मुक्ता, प्यार से मुक्त हो गया। और मुक्त होने के बाद तो शैलजा ने कहा कि मुझे सोनालिका ट्रैक्टर पर बिठा के मुझे रोज यानी रोजो 64 कभी गंगा घुमाओ, कभी सिंधु नदी घुमाओ। ठीक है ना, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। VP 378 26-2, यह भी इसकी वैरायटी है। जनसेरा, यह भी इसकी वैरायटी है। अर्जुन, यह भी इसकी वैरायटी है। कुंदन, यह भी इसकी वैरायटी है। भवानी, यह भी इसकी वैरायटी है। चंद्रिका, यह भी इसकी वैरायटी है। देश रत्न, यह भी इसकी वैरायटी है। कंचन, यह भी इसकी वैरायटी है। कल्याण सोना, यह भी इसकी वैरायटी है। और सबसे उन्नत किस्म बीज है कल्याण सोना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, धान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। धान जयंती, जया, कृष्णा, विजय, पद्मा, बाला, सरस्वती, ये सारी धान की किस्में हैं। साकेत भी धान की किस्म है। जागृति भी धान की किस्म है। पंकज भी धान की किस्म है। गोविंद भी धान की किस्म है। और ये रत्ना भी धान की किस्म है। सुसक सम्राट भी धान की किस्म है। जगन्नाथ कावेरी, यह भी धान की किस्म है। कांची भी धान की किस्म है। पूसा भी धान की किस्म है। पूरा पूसा RS10, पूसा सुगंधा 5, यह भी धान की किस्म है। और हरियाणा में बासमती चावलों का निर्यात जो है खाड़ी देशों में जो है इसका निर्यात किया जाता है। और बासमती चावल करनाल का बहुत ही फेमस है। अब सरसों के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, HSSC का आई लव यू क्वेश्चन है ये। वरुणा, पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, पूसा जय किसान, ये सारी सरसों की वैरायटीज हैं। आम के बारे में जान लेते हैं। सिंधु यानी बीज रहित, तोपापरी, केसर, हिमसागर, बांगपली या सफेदा, नीलम, दशहरी 51, कपूरी, चौसा, बादामी, अल्फांसो बेस्ट ऑफ, ये सबसे महंगी अल्फांसो, गर्भजीत, लंगड़ा, ये सारे आम की प्रजाति हैं। आपने सुना होगा कि लंगड़ा आम भी होता है, लंगड़ा आम आपने देखा होगा। गर्भजीत
बादामी, चौसा आम भी आपने सुना होगा, कपूरी, सिंधु, तोतापरी, तोता आम भी आपने सुना होगा, केसर, केसर आम भी आपने सुना होगा, हिमसागर, बांगपली, या सफेदा आम भी आपने सुना होगा, नीलम, दशहरी, दशहरी आम भी आपने, ये सारे के सारे आम की जो है प्रजातियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं कपास के बारे में। श्याम मल्ली, लोहित, अंजलि, बीकानेर, ये सारी की सारी कपास की प्रजातियां हैं। ये सिर्फ 4 प्रजातियां कपास की जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चावल के बारे में जान लेते हैं। चावल का जो औसत तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। चावल को जो तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके लिए चिकनी मिट्टी या दोमनी मिट्टी चाहिए और इसके लिए वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर। अब चावल के बारे में जान लेते हैं। चावल सबसे ज़्यादा कम कहाँ होता है? अगर देश विदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है और तीसरे नंबर पर आता है आपका इंडोनेशिया। और भारत की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में चावल होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। और चावल अनुसंधान संस्थान आ जाए तो आपका कटक में होगा। कहाँ होगा? कटक में। अब इसकी किस्मों के बारे में भी जान लेते हैं। चावल के बारे में करुणा हो गई, जमुना हो गई, पद्मा हो गई, ताइचुंग हो गई, TR8 IR5 ये भी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, पूसा 33 हो गई, बासमती हो गई, मुच्छल हो गई। अब खरीफ की फसलों में जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें जो प्रोटीन होता है वो 6% होता है। कितना होता है? 6%। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक विटामिन सर्वाधिक क्या होता है? विटामिन ए होता है। चावल के दाने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? B1 थाइमिन होता है। कौन सा? B1 थाइमिन। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक जो होता है वो होता है एगोरा और नील हरित शैवाल। भारत का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कटक में। मैं बता चुका हूँ, उड़ीसा में है। याद करना मुश्किल नहीं है। आप चावल को अपने दांत के नीचे लीजिए और जब चावल फूटेगा तो आवाज आएगी कटक। ठीक है ना? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर ये आपका मनीला फिलीपींस में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पर बोई जाने वाली है चावल। कितना? 25%। देश का प्रथम जैविक कृषि करने वाला राज्य आपका सिक्किम होगा। और करनाल बासमती चावल से जो है खाड़ी के देशों में इसका ज़्यादा जो है निर्यात होता है। इसे हम धान का कटोरा बोलते हैं। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं और पंचकुला को भी हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। कौन सा होता है? खैरा। और ट्रिपल के की पट्टी में कौन सा रोग होता है दोस्तों? जो ट्रिपल के है, यानी करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र हो इसमें। और सबसे ज़्यादा गेहूं क्या होती है? धान होती है। उसके बाद नंबर आता है जींद का। उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक जो है एजोला एनाबिना है। कौन सा? एजोला एनाबिना। यह उर्वरक उत्पादन में उर्वरक को बढ़ाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गेहूं के लिए तापमान हमें 10 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। औसत वर्षा चाहिए 80 सेंटीमीटर और मिट्टी चाहिए हमें इसके लिए दोमट मिट्टी। अगर देश विदेश की अगर हम विश्व के स्तर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है चीन में होती है। उसके बाद नंबर आता है भारत का और उसके बाद आता नंबर USA यानी रूस का। अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात आए तो पंजाब पहले स्थान पे प्रति हेक्टेयर। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पंजाब का और तीसरा आता है हरियाणा का। हरियाणा में गेहूं सबसे ज़्यादा होती है आपके सिरसा में। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। सारे के सारे मेरे खुद के नोट्स हैं और मैंने खुद के नोट्स बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, तैयार किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब किस में जान लेते हैं गेहूं की। सोनालिका हो गई, सोना हो गई, हीरा हो गया, शेर हो गया, लेरका हो गया, पूसा हो गया, अर्जुन हो गया। अब रोग के बारे में जान लेते हैं। येलो ईस्ट रोग, ब्राउन ईस्ट रोग, ब्लैक रस्ट रोग, ये करनाल बस्ट रोग, ये सारे के सारे जो है गेहूं की जो है किस्में। ये तो किस्में थी, ये आपके रोग है गेहूं में होने वाले जो रोग होते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़े।
गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन अधिक पाया जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा है। हरियाणा का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है और भारत को यह 12% गेहूं देता है। हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है, इसलिए हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? ये आपका सिरसा में होता है। और जीवाणु के से रोग होता है तो टुंडू, कौन सा रोग होता है? टुंडू, यह गेहूं का रोग है। ठीक है। गुणसूत्र इसमें 42 होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटियम स्टाइमम, इसका साइंटिफिक नेम है। अब मक्का के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का तीसरा मुख्य खाद्यान्न जो है ये मक्का है। इसके लिए जो औसत तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 25 से डिग्री सेल्सियस या फिर 25 से 30 तक होना चाहिए। जो वर्षा है इसके लिए 60 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिट्टी इसके लिए चाहिए दोमट मिट्टी। और इसके जो बीज की जो किस्म है मक्का की वो है प्रताप शंकर एस, गिरजा। शीर्ष मक्का उत्पादक जो राष्ट्र व राज्य है हम देख लेते हैं, विश्व स्तर पर बात कर लेते हैं। पहले तो आपका यूएसए आता है मक्का में, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद आता है ब्राजील। प्रोटीन जैन प्रोटीन होता है मक्का में, कौन सा होता है? जैन प्रोटीन होता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन राज्य कर्नाटक है। यह तीनों ऋतुओं की एक फसल है। जिंक की कमी से इसमें कौन सा रोग होता है? व्हाइट बड होता है। कौन सा? व्हाइट बड। हरियाणा में अंबाला और पंचकुला में जो है सबसे ज्यादा मक्का होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्वार के बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म स्थान तो भारत है ज्वार का। जलवायु उष्णकटिबंधीय, तापमान चाहिए इसके लिए 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस और वर्षा चाहिए इसके लिए 30 से 100 सेंटीमीटर और मिट्टी चाहिए इसके लिए दोमट मिट्टी। और सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपकी रोहतक में, भिवानी में। बाजरा और ज्वार को एक बात और याद रखना, इसको गरीब की रोटी बोलते हैं। बाजरा इसका जन्म स्थान अफ्रीका है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में जो है बाजरा होता है। इसका लिए तापमान जो होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा जो होती है इसके 37 से 75 सेंटीमीटर और इसके लिए जो मिट्टी होती है दोमट और बलुई मिट्टी होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी। कवक के कारण जो रोग होता है इसमें कंड रोग होता है, एरगोट रोग होता है जिसे हम अर्गट बोलते हैं। हरित वाली रोग, अनाजों में सबसे अधिक खनिज लवण के बारे में जान लेते हैं। जो खनिज लवण, बाजरा उत्पादक राज्य है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, फिर उसके बाद यूपी में होता है, फिर गुजरात आ गया, फिर हरियाणा आ गया। और जौ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, फिर यूपी में, फिर हरियाणा में। दलहनी फसलों के बारे में जान लेते हैं। खरीफ की फसल जैसे अरहर हो गई, उड़द हो गई, मूंग हो गई, लोबिया हो गई, मोठ हो गई, सोयाबीन हो गई, ये सारी सारी आपकी खरीफ की फसल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रबी की जो फसल है आपकी चना हो गया, मटर हो गया, मंसूर हो गया और खेसाटी हो गया। और जायद की फसलें हो गई, मैंने बताया था जायद, मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया हो गया और सोयाबीन हो गया। विश्व कृषि संगठन, यह आपका विश्व जो कृषि संगठन वो आपका रोम में रहेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 100 कहाँ पर है? ये आपका 104 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाओ। यह जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका कहाँ पर है? रोम इटली में है, जिसे हम कृषि विश्व कृषि संगठन के नाम से जानते हैं। भारत में जन्मे दालें, अरहर, उड़द, मूंग, ये भारत में जन्मे दालें हैं। उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एमपी में सोयाबीन होता है। कहाँ पर होता है? एमपी में। और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति करता है और मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, कितना होता है? 40 से 45% होता है। अब तिलहनों के बारे में जान लेते हैं। तिलहन जो आपकी फसलें हैं, तिलहन सबसे ज़्यादा आपका होता है एमपी में,
31%। इनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन होता है। सोयाबीन तिलहन दलहन दोनों फसलों के अंतर्गत आती है। सोयाबीन किसके अंतर्गत आती है? तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत आती है। कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर खाद्यान्न वर्ग होता है। जैसे पहले आगा तिलहन तिलहन और दूसरे पे कोई अन्य। प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी आपकी? एक तो मूंगफली हो गया, एक तोरियां हो गई, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गई, तिल हो गया, अरंडी हो गया, सूरजमुखी हो गया। अब इसकी जो फसलों के बारे में जान लेते हैं। कपास हो गया, जूट हो गया, मेस्टा हो गया, सनई हो गई और अलसी हो गई। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख फसलों के बारे के पहला स्थान देख लेते हैं। पहला स्थान आम में पहला है, अनार में पहला, जूट में पहला, केला में पहला, चाय में पहला, पपीता में पहला, अमरूद में पहला, आंवला में और काजू में। अब जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो उत्पादक राज्य हैं, सोयाबीन में एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। गुजरात में मूंगफली होती है। राजस्थान में सरसों होती है। कर्नाटक में सूरजमुखी होती है। तमिलनाडु में नारियल होता है। महाराष्ट्र में कुसुम होता है। अब जो है गन्ना उत्पादन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जन्म तो गन्ना का उत्पादन भारत में हुआ। इसका तापमान जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा इसके लिए 100 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी इसके लिए कोप या दोमट मिट्टी चाहिए। सबके लिए दोमट मिट्टी तो सबके लिए चाहिए दोमट। अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो मिट्टी पूछ ले तो आपको दोमट को लगाना पड़ेगा। कपास के लिए काली मिट्टी को लगा देना। पहले नंबर पे जो गन्ना होता है ब्राजील में होता है और भारत में जो होता है 7वें नंबर पे होता है गन्ना। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत विश्व का सबसे अधिक क्षेत्र है। गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कोयम्बटूर में है। और पहला इंडस्ट्रीज जो है शुगर मिल है वो आपका यूपी में रहेगा गन्ने का। गन्ना जो है पकने के दौरान पाला गिरने से शर्करा की मात्रा कमी हो जाती है। भारत का शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? यूपी को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूपी को। भारत में पहली चीनी मिल कहाँ पर हुई थी? ये प्रतापपुर में हुई थी जो आपका यूपी में पड़ता है। अब चाय के बारे में जान लेते हैं। इसका चाय का जो तापमान है चाय के लिए उस 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर के लिए वर्षा चाहिए। इसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर उसके बाद भारत में होता है। और उसका निर्यात कौन सा देश करता है? तो श्रीलंका करता है और भारत करता है। आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। भारतीय मसाला शोध संस्थान ये कोझिकोड केरल में है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं। मसालों का राजा किसे कहते हैं? काली मिर्च को। जैसे सब्जियों का राजा आलू को कहते हैं। कहवा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 6ठा स्थान है। हरियाणा में किस मसाले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? हल्दी का तो होता है। आगे बढ़ते हैं। रबड़ उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। टॉप थाईलैंड में होता है और चौथे नंबर पे आता है बप का भारत और केरल में होता है सबसे ज़्यादा टॉप में रबड़ होता है। भारतीय रबड़ शोध संस्थान ये अनुसंधान ये कोट्टायम केरल में है। कहाँ पे है? कोट्टायम केरल में। अब रोगों का अध्ययन के कहलाते हैं। रोगों का अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। इथियोलॉजी रोगों लक्षणों कारण उपचार का अध्ययन जो हम पैथोलॉजी का कहते हैं, जिसे विकृति विज्ञान कहते हैं। पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है आपका प्लांट यानी पैथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहता है? ईजे बटलर को कहते हैं। यह आधुनिक पादप रोग का है। कवक विज्ञान का जनक कौन है? आपका माइकल है। और कवक विज्ञान का अध्ययन किसने किया था? माइकोलॉजी के द्वारा इसका किया जाता है। और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। इसको आपको याद करना है। अब आगे जान लेते हैं। कवक जिसे हम फंजाई कहते हैं, जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं, अजैव जैसे के अबियोटिक कहते हैं। कवक के कारण के इसके रोग के बारे में जान लेते हैं। आलू के वजह सब्जियों का राजा है ना आलू, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ये एक अंग हमारी जिसके अंदर जो आलू के अंदर जो रोग होता है वो है झुलसा रोग। कौन सा होता है? झुलसा रोग, जिसे हम लेटे ब्लाइट कहते हैं। हरा रंग सोलिन की उपस्थिति के कारण आलू का होता है। आलू का जो हरा रंग हो जाता है वो सोलिन के कारण होता है। आपने हरे आलू देखे भी होंगे। पपीता, पपीता के बारे में जान लेते हैं। यह फल जो है विगलिन हो जाता है पपीता, और बहुत जल्दी पपीता खराब भी हो जाता है। ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पपीता जो है ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता इसमें, क्योंकि ग्लूटिन एसिड होता है इसमें। कौन सा? ग्लूटिन एसिड। और गेहूं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गेहूं ये इसकी जो है बीमारी है गेहूं की, यह करनाल बट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट, ये आपके गेहूं की जो है बीमारियां हैं। अब मूंगफली के बारे में, मूंगफली है आपका टिक्का। गन्ना जो है लाल विगलन यानी रेड रोट कहते हैं इसको, गन्ना को। बाजरा को कहते हैं अरगर यानी चेपा, जिसे हम एरिक्योट कहते हैं। अब जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। कपास में, कपास, बैंगन, गेहूं, शकरकंद, आलू और नींबू, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कपास में होता है, कौन सा रोग होता है? ब्लैक ओम होता है। बैंगन में होता है छोटी पत्ती। गेहूं में होता है टुंडू, ये हम बता चुके हैं। शकरकंद में होता है छोटी पत्ती। आलू में होता है प्लेटो, विच इज बूम। नींबू में होता है कैंकर। अब विषाणु से होने वाले पादप रोगों के बारे में भी जान लेते हैं। तंबाकू में कौन सा रोग होता है? मोजैक। आलू में कौन सा होता है? मोजैक। गन्ना में कौन सा होता है? घासीय प्रो है, जिसे हम ग्रास शूट या डिजेर कहते हैं। ग्रासीय प्रो है। चुकंदर, चुकंदर में होता है ट्विस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुकंदर पूछ लिया जाता है। चुकंदर एक ऐसी फसल होती है जो साल में 2 बार बोई जाती है और 2 ही बार काट ली जाती है, और उसमें जो रोग होता है वो होता है ट्विस्ट एपिक डिजायर। अब केला के बारे में जान लेते हैं। बंची टाई, ये केला में जो है वायरस होता है, बंची टाई। अब तिल के बारे में जान लेते हैं। तिल, तिल में जो रोग होता है वो फिलोडी होता है। टमाटर में रोग होता है ट्विस्ट लैज होता है। पपीता में होता है मोजेक। भिंडी में होता है आपका येलो बीन, ये मोजेक। बादाम में होता है स्ट्रिक पैटर्न। खट्टे फल में होता है आपका, खट्टे फल में जो होता है वो ट्रिस्टेजा होता है। कौन सा होता है? ट्रिस्टेजा। आगे बढ़ते हैं। अजैविक यानी कि इनमें जो अजैविक जो हमारी फसलें हैं उनके में कौन कौन सा रोग होता है? धान में खैरा रोग होता है, जिंक के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। नींबू में हाई बैक होता है, डाई बैक। मटर में कौन सा होता है? मार्स रोग होता है। आम और मक्का में कौन सा होता है? आम में होता है छोटी पत्ती और मक्का में होता है शीर्ष का सफेद होना, यह जिंक के कारण होते हैं। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। हर रोट और चुकंदर में होता है। मार्स में मटर होता है। बाजरा में हरित बाली होती है। सेब में अग्नि निर्जा होती है। अब क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जिसका डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में तो जानना ही होगा, यह उसका जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति यह ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। 1917 के दौरान यह एक अभियान के रूप में चलाया गया और इसका जनक था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। दूध उत्पादन में अमूल, अमूल के बारे में आपने सुना होगा। इसके संस्थापक कौन हैं? ये केरल से हैं। मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया अमूल को कहा जाता है। इसका अमूल ही नाम है उसका। उसका उच्चारण अभी देख लेते हैं इसके बारे में। 1970 से 1980 के बीच, 1980 से 1985 के बीच, 1985 से 1996 के बीच जो है इसका उत्पादन हुआ था, दूध का, जो दूध का उत्पादन हुआ था। हरित क्रांति, इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोलराग, ये यूएसए के हैं। भारत में है इसका एमएस स्वामीनाथन, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नॉर्मन बोलराग को। 1966 में मैक्सिको के बीज को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाली गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे 1966 में।
ठीक है। अब भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी गेहूं की, गेहूं और धान को बढ़ावा देने के लिए। और खाद्यान्न उत्पादन में इसको पहला राज्य जो है आए तो भारत है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आए तो पंजाब है, ठीक है ना। वैसे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होती है, वो हेक्टेयर के हिसाब से नहीं होती, इसको आपको याद रखना है। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था गेहूं के लिए, किसके लिए? गेहूं के लिए सदाबहार क्रांति का शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति के बारे में जान लेते हैं। 1985 से 1990 तक आपकी नीली क्रांति रही है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और इसका मत्स्य संपदा योजना या 10 सितंबर 2020 को यह पीएम ने इसकी है चलाई थी। इसके जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन है। आगे बढ़ते हैं, मछली उत्पादन में टॉप में है भारत, टॉप में वैसे तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पे है भारत। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया था 21 नवंबर 2020 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेथी दलाल कृषि पशुपालन डेयरी मत्स्य कानून एवं मंत्री और पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा। झींगा मछली उत्पादन में भारत जो है टॉप स्थान पर है। आया कुछ समझ में? जो इसमें जो मछली जो उत्पादन करेगा, जो कृषि पशुपालन करेगा, उसमें है ना प्रधानमंत्री जो है इसमें निःशुल्क बीमा करेगी 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भूरी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। उर्वरक उत्पादन, ठीक है, खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उत्पादों के लिए विकास के लिए ये से गरे या क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? गरे क्रांति भूरी क्रांति को कहते हैं। रजत क्रांति के बारे में अंडा उत्पादन से संबंधित है ये। चांदी फाइबर क्रांति यानी कपास से संबंधित है। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को कहते हैं, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, पीली क्रांति के बारे में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य सरसों उत्पादन है। हरियाणा को भविष्य में पीली क्रांति के सिरमौर के तौर पर देखा जाता है। भारत में जनक कौन है इसके? सैम पित्रोदा या राजीव गांधी? 1980 के दशक की बात है ये, इसके जनक थे। हरियाणा में सरसों सबसे अधिक होता है। लाल क्रांति के बारे में जान लेते हैं। इसमें नाम में ही लाल है तो समझ जाओगे, लाल से समझ जाओगे। टमाटर लाल रंग का होता है, मांस भी लाल रंग का होता है, यानी टमाटर और मांस से संबंधित है। लाल क्रांति के जवाब में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? विशाल तिवारी। इसका जनक कौन है? विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति के बारे में जानते हैं। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और जनक इसका दुर्गेश पटेल इसका जो है जनक है। बादामी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। बागवानी, शहद या फलों के उत्पादन से संबंधित है या सेब उत्पादन से संबंधित। सुनहरी क्रांति 1991-2003 में यह क्रांति आई थी। अमृत क्रांति के बारे में जान लेते हैं। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपकी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति आपकी सभी क्रांतियों पर निगरानी रखे हेतु है। जो आपकी इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी करे हुए हैं। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु से है। गंगा क्रांति आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु या जहोड़ो वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा इसकी क्रांति का निर्माण किया गया था। एनएच क्रांति के बारे में जान लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। सैफरन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति मोटे अनाजों से संबंधित है। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। भारत में प्रेरित प्रजनन यानी क्रांति का जनक कैसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है।
श्रवण क्रांति का जनक निरपक्ष तुर्तेज को कहा जाता है, तुर्तेज को। प्रोटीन क्रांति जो है मोदी और अरुण जेटली 2017 में दाल महंगी होने के कारण यह क्रांति प्रोटीन क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं पशुधन की जनगणना के बारे में। पहली बार जनगणना 1919 में हुई थी। प्रत्येक 5 साल बाद जनगणना होती है। हरियाणा में 1969 में हुई थी। आज़ाद भारत में पशु जनगणना 1951 में हुई थी। 19वीं पशु जनगणना 2012 में हुई थी। 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी। हरियाणा में पशुधन कितना है, ये इतना है, देखो देख लो, 71,26,497। डिजिटल के कारण गणना 2017 में होनी थी, लेकिन ये लेट हो गई और पहली पेपरलेस पशु जनगणना करवाता है। पशुपालन कौन से करवाता है? पहली पशु जनगणना करवाता कौन करवाता है? डेयरी मंत्रालय करवाता है पशुपालन। अब भैंस के बारे में जान लेते हैं। मुर्रा भैंस, ये आपको जिसे हम खुंडी बोलते हैं, एशियन ट्रैक्टर बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। इसका मूल स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान में। इसके कारण जींद को मिल्क सिटी कहा जाता है। पाकिस्तान की नीली रावी भैंस भी है। और मुर्रा भैंस हरियाणा में सबसे ज़्यादा जींद में होती है। और दूसरे नंबर पे आ गया हिसार, आ गया आपका। अब भैंस का गर्भकाल देख लेते। 310 दिन का होता है। इसकी प्रजाति एक तो मुर्रा हो गई, एक नीली रावी हो गई, जाफराबादी हो गई, सुरती हो गई, पंडपुरी हो गई, तराई हो गई, बदावरी हो गई, कालाहाड़ी हो गई, महसाना हो गई, नागपुरी हो गई। ये आपकी भैंस की जो प्रजाति हैं आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा के एग्जाम में भैंस से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। मुर्रा हो गई, नीली रावी हो गई, जाफराबादी हो गई, सुरती हो गई, पंडरपुरी हो गई, तराई हो गई, बदावरी हो गई, कालाहारी हो गई, महसाना हो गई और नागपुरी हो गई। जो भारतीय भैंस है उसे हम जल भैंस भी कहते हैं। विदेशी भैंस को हम दलदली भैंस कहते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये आपका हिसार में पड़ेगा। इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। 1985 को, माफ़ कीजिए, 1 फरवरी 1985 को। केंद्रीय असव संस्थान यह हिसार में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान ये भी आपका हिसार में रहेगा। अब गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा में है। और कौन सी प्रजाति पाई जाती है? आपकी साहिवाल प्रजाति आपके सिरसा में पाई जाती है। और पाकिस्तान के मोंटगोमरी में भी गायें पाई जाती हैं। 2 काजी गायें रोहतक में पाई जाती हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध गायें हैं। अब थार पारकर नागौरी कोकरे सबसे ज़्यादा भारी नस्ल में है। ये गाय की प्रजातियाँ सारी की सारी, इनको ना याद रखना है। कोकरे सबसे भारी नस्ल हो गई। गाय अधिक सबसे ज़्यादा सिरसा में, फिर हिसार में। हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती लेके आए थे आर्य समाज के संस्थापक से 1874 में। और रेवाड़ी के राजा युधिष्ठिर के जो है उस समय की बात है। रेवाड़ी के राजा कौन होते? युधिष्ठिर होते थे। हरियाणा का पहला हाईटेक गाय जो अनुसंधान केंद्र है तो आपका हिसार में रहेगा। मसाज पार्लर फॉर्म प्रोजेक्ट हिसार में रहेगा। यह लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो आपका हिसार में रहेगा। गौ हत्या पर जो सजा होती है, कोई अगर गौ की हत्या कर दे तो उसके लिए कितनी सजा होगी? 10 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपये आपको जुर्माना देना होगा, या फिर दोनों भी हो सकती है। गौ संरक्षण संवर्धन बिल के बारे में जान लेते हैं। जो कुल गौशाला कितनी है आपके? 615 गौशालाएं हैं। और सबसे ज़्यादा गौशाला आपके सिरसा में रहेंगी। रजिस्टर है इसकी 546। गरीब की गाय कहते हैं बकरी को। हरियाणा में सबसे कम क्या घोड़ी हैं और अधिक क्या भैंस हैं। और सबसे ज़्यादा घोड़े आ जाएं तो गुरुग्राम में रहेंगे। कुत्ते आ जाएं तो वो भी आपके गुरुग्राम में रहेंगे। हरियाणा में जीडीपी पशुधन कितना? 5%। पशु विज्ञान केंद्र आपका कैथल में रहेगा। पशु विज्ञान केंद्र आपका कैथल में रहेगा। पशु अनुसंधान केंद्र आ जाए तो वो आपका हिसार में रहेगा। ये आपको याद रखना है। हरियाणा में पशुधन 2019 की रिपोर्ट देख लेते हैं। 20वीं रिपोर्ट। सर्वाधिक आपके हिसार में रहेंगी, कम आपके पंचकुला में रहेंगी। भैंस अधिक आपके हिसार में है, फिर उसके बाद जींद में। भैंस सबसे कम कहाँ पे? पंचकुला में। भैंस अधिक आपकी जींद में
और गाय, बकरी, ऊंट आपके सिरसा में। कपास, कपास आपकी सबसे ज़्यादा कपास हो गई, गेहूं हो गई, या आपके सिरसा में होंगी। और ऊंट प्रजनन के अंदर आपका सिरसा में रहेगा। कुत्ते गुरुग्राम में होंगे, बिल्ली खरगोश नूह में होंगी, खच्चर आपकी झज्जर में होंगी, गधे आपके पलवल में होंगे, घोड़ा आपका गुरुग्राम में होगा, हाथी आपका यमुनानगर में होगा, सूअर आपका सोनीपत में होगा और जींद में होगा। पहले नंबर पे आपका सोनीपत आएगा, दूसरे नंबर पे आपके जींद आएगा। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़ में लगता है। जहाजगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? झज्जर में पड़ता है। ये वही जहाजगढ़ है जिस जॉर्ज थॉमस ने इसे बसाया था, हास्य की राजधानी अपना जो बनाया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सोनपुर कहते हैं इसे जहाजगढ़ को, हरियाणा का सोनपुर जहाजगढ़, क्योंकि यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। गधे व खच्चर का मेला बेरी गांव झज्जर में लगता है। ऊँटों का मेला बरालू में लगता है। और पालतू पशुओं का जो है हॉस्पिटल वो आपका पंचकुला में रहेगा। जब पालतू पशु हैं, उनका हॉस्पिटल आपका पंचकुला में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार पशुपालन और डेयरी विभाग, इसका हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में रहेगा। 52वीं रिपोर्ट 2018-19 में आई। इसमें ना 2879 पशु संस्थाएं पशु स्वास्थ्य, प्रजनन और विभागीय अन्य सभी गतिविधियों हेतु कार्यरत रही हैं। पशु बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को आई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना 2021 को। और 5 बड़े पशु जो है 100 रुपये और 50 छोटे पशु 25 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल पशुधन कितना है? 535.78 MN है। 2012 से यह 4.6% अधिक रहा है। सर्वाधिक पशु आपका यूपी में रहेगा, उसके बाद राजस्थान में रहेगा, उसके बाद MP में, उसके बाद बंगाल में, फिर बिहार में। और सर्वाधिक मवेशी आपके रहेंगे वेस्ट बंगाल में, यूपी में और MP में। मुर्गी पालन में सबसे पहले नंबर आता है आपका तमिलनाडु का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। बकरी ऊंट में आता है आपका राजस्थान, भेड़ आती है तेलंगाना में, सूअर आते हैं आपके असम में। अब गर्भकाल के बारे में जान लेते हैं। हाथी का गर्भकाल 6 से 24 दिन का होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका ऊंट आता है 400 दिन, गधा आता है आपका 365 दिन, घोड़े आता है आपका 330 दिन, भैंस आते हैं आपके 310 या 300 दिन, गाय आती है आपके 284 दिन, बाघ आते हैं आपके 155 दिन, बकरी आती है आप 151 दिन, सूअर का आता है 114 दिन, कुत्ते का आता है 63 दिन और खरगोश का आता है आपका मात्र 13 दिन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा गर्भकाल कितनी सबसे ज़्यादा होता है आपका हाथी का और सबसे कम हो गया आपका खरगोश का। उससे कम आ गया आपका कुत्ता 63 दिन, उससे कम आ गया आपका 114 सूअर का, उससे कम आ गया आपका बकरी का 151, उसके बाद आ गया बाघ जिसे हम चीता बोलते हैं 155 दिन, उसके बाद आ गया आपका गाय का 284 दिन। इस तरह से आप देख लेना, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब आज के जीवन काल के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कितने साल तक जिंदा रहता है। हाथी है ना 50 से 55 साल तक जिंदा रहता है, ऊँट 29 साल तक जिंदा रहता है, गधा घोड़े 50 साल तक जिंदा रहते हैं, गधे आपके 40 साल तक जिंदा रहते हैं, भैंस आपकी 20 से 25 साल तक जिंदा रहती है, गाय आपकी 20 से 23 साल तक जिंदा रहती है, बकरी आपके 12 से 16 साल तक जिंदा रहती हैं, सूअर आपके 80 साल तक जिंदा रहते हैं, कुत्ते आपके 20 साल तक जिंदा रहते हैं और खरगोश आपके जो है 12-13 साल या 15 साल तक जिंदे रहते हैं। अब पशुओं के रोग के बारे में जान लेते हैं, वायरस इसके रोग के बारे में। खुरपक्का एवं मुंह पक्का रोग यह सभी पालतू पशुओं में होता है। खुरपक्का और मुंह पक्का। मोकनी रोग होता है आपका गाय में होता है, भैंस में भी हो जाता है, भेड़ व सूअर में हो जाता है। चेचक रोग होता है आपका गाय में, भैंस में, बकरी में और ऊंट में। गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इसमें आपका चेचक रोग होता है। चेचक रोग इंसान को होता है तो पशु को क्यों नहीं हो सकता। रानीखेत या फॉल पॉक्स ये मुर्गियों में होता है रानीखेत रोग,
बर्ड फ्लू ये पक्षियों में विशेषकर मुर्गी में होता है बर्ड फ्लू। आगे बढ़ते हैं। अब जीवाणुओं से रोग बताते हैं। गलकंड रोग जीवाणु यह गाय व भैंस में होता है गलकंड रोग, इसे जिम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। थनैला रोग यह सभी पालतू पशु का जो है थन प्रभावित करने वाला होता है। निमोनिया जान रोग यह गाय भैंस बकरी भेड़ सूअर में होता है। गिल्टी रोग यह गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा में होता है। फाउल कालरा ये मुर्गे में होता है। संक्रमण गर्भपात जो है सब गाय में भैंस में बकरी में और सूअर में होता है। पुलरोमा संक्रामक कोरोना रोग होता है। अब कवक से जान लेते कवक से कौन कौन सा रोग होता है। गिलराइट सेप्रोलेगिया ये मछली में रोग होता है। गिलराइट गिलराइट रोग कौन सी में से होता है, मछली में होता है। अब अन्य के बारे में जाना थे। आफरा रोग आपका जुगाली करने वाले पशु में होता है, जो लोग जुगाली करते हैं आफरा रोग होता है। मिल्क फीवर यह गाय में होता है, किसके कैल्शियम की कमी से होता है गाय में को मिल्क फीवर। आगे बढ़ते हैं। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं पुनरुत्थान पुनर्संरचना और पुनः लार और फिर से निकलने वाले 4 अवस्था होते हैं। जिराफ हिरण या भैंस। गैर जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सर्वाहारी या मांसाहारी होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, फाउल हो गया, सुअर हो गया, घोड़ा हो गया, शाकाहारी है और शाकाहारी के साथ साथ ही मांसाहारी भी हैं। आगे बढ़ते हैं। पशुओं परिवार के बारे में जान लेते हैं। सूअर प्रजनन के अंदर आपका हिसार में रहेगा और सबसे ज़्यादा सूअर आ जाए तो आपका सोनीपत के साथ जाना। आपका सोनीपत में सबसे ज़्यादा सूअर होते, याद रखना है। पशु और भेड़ के बारे में जान लेते हैं। कोविड परिवार है, यानी कि पशु और भैंस का है वोविड, सूअर का है सीडी, ऊंट का है कैमेलिडी, घोड़े का है इक्विडी। आगे बढ़ते हैं। बूस्ट बॉर्न वीटा में प्रयोग जो है ये कौन सा होता है, जई गेहूं। राजमा की कौन सी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, कौन से होते हैं जो रोग प्रतिरोधी, तो वह है पूसा कोमल। बैंगन की प्रजाति कौन सी होती है, पंत सम्राट। याद रखना आपको, बैंगन की प्रजाति होती है पंत सम्राट। पशु प्लेग का कारण होता है विषाणु। गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। गाय की सबसे अच्छी किस्म होती वांक्रेंच। और गरीब का जो सेब होता है, जो गरीब का सेब होता है सबसे बड़े आकार की बकरी होती है, ये कौन सी होती है, पश्मीना बकरी सबसे बड़े आकार की बकरी होती है जो जम्मू और कश्मीर में आपकी मिलती है। विश्व की दूध की रानी किसे कहते हैं, सानेन बकरी को कहते हैं। ये आपकी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली मछली कौन सी, आपकी कल्ला। मानसून का बजट भारत की खेती मानसून पर निर्भर करती है। ऊंट प्रजनन के अंदर यह आपका सिरसा में रहेगा। सघन पशुधन योजना 1972 में आई भिवानी में। कहाँ पे आई, भिवानी में। पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को आई। इसका जो है शिलान्यास किसने किया था, ओपी धनखड़ ने किया था, कृषि मंत्री थे उस समय। राज्य में पशुधन यानी बूचड़ खाना कहाँ पे, मेवात में। राज्य का मत्स्य महाविद्यालय आपका हिसार में रहेगा। भ्रूण प्रत्यारोपण की शुरुआत हिसार में हुई है। राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में होगा। कहाँ पे होगा, कैथल में। हरियाणा का पहला पशु वीर्य बैंक होगा आपका नारनौल में। गहन कृषि का जिला कार्यक्रम होगा की शुरुआत कब हुई थी, 1960-61 के दशक में हुई थी, जिसे IADP बोलते हैं। वाटर जेट टेक्नोलॉजी सिंचाई से संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ 1976 में हुई। घनन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में हुआ। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान की स्थापना 1955 में हुई। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो आपका करनाल में है उसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी। अन्न भंडारण में नमी की संस्तुति 12 से कम है। कितने से, 12 से कम है। जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा में हुई। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता मक्का में। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, उस समय ये प्रधानमंत्री थे। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता। निर्यात आयात बैंकों को
आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये आपका देहरादून में रहेगा, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में हुआ। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए इसका जो है कार्यक्रम का निर्माण किया गया। सर्वाधिक तिलहन आपका चीन में होता है, भारत में, और फिर एमपी में। भारत में कहाँ पर होता है? एमपी में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपका करना कहाँ रहेगा? जयपुर में रहेगा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट या गन्नौर सोनीपत में होगी। संसार में सबसे अधिक फसल ये आपकी धान की है। सर्वाधिक सब्जी चीन और भारत में। भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली पंतनगर उत्तराखंड से माने जाते हैं, 1966-67 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय ये गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। भारत की फसल गहनता कितने प्रतिशत है? आपके 138% है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसका गठन किया गया। भारत के समग्र पहली जो मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय भारत का। खाद्यान्न की कृषि में सर्वप्रथम प्रारंभ नवपाषाण काल में शुरू हुआ और शीर्ष केसर उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर रहेगा। पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? आपका ग्लूकोज पाया जाता है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? वह पेरिक्रोप, जैसे हम थैलेमस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में फलों का उत्पादन में सबसे पहला स्थान आपका अगर आता है तो चीन का आता है, उसके बाद आता है भारत का। भूमि में सबसे ज्यादा कमी जो है जिंक की होती है। किसकी होती है? जिंक की। कृषि का वर्ण किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है, राज्य के हिसाब से। 2006 के बाद समवर्ती सूची में है। भारत का पहला कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख था। भारत का पहला कृषि मंत्री था पंजाब राव देशमुख, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो कृषि मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वर्तमान मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला ये जो है ये सारे के सारे जो है मंत्रालय इसके पास रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर के पास मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी मंत्रालय हो गया, पुरुषोत्तम रूपाला हो गया। हरियाणा के कृषि किसान कल्याण पशुपालन डेयरी मत्स्य ये आपके जेपी दलाल हैं इसके। गौ हत्या अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। मवेशी अधिनियम 1871 में आया था। मवेशी अधिनियम 1871 में आया था। और हरियाणा में गौ संरक्षण बिल 2010 में आया था, धारा 3 के अनुसार। आपको ना एक फैक्ट जो है ध्यान से पढ़ना है। हरियाणा में गौ रक्षा संरक्षण बिल 2010 में आया था, किस धारा के? धारा 3 के अनुसार। 19 नवंबर 2015 को पारित, 10 साल के तो गैर जमानती और 1 लाख रुपये आपका जुर्माना रहेगा। गौ मांस बेचता नजर आने वाला है, 3 से 5 साल तक की सजा जो गौ मांस बेचेगा। वर्तमान में हरियाणा में गौशाला कितनी है? 513 गौशाला हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। और हरियाणा में गौ विभाग के 2015 के जो अध्यक्ष जो है कौन थे? 2000 हरियाणा में गौ विभाग के अध्यक्ष कौन से? नरेंद्र सिंह तोमर ही थे। NDRI 1923 में इसके बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई। 1955 में फिर वो करनाल में की गई थी। यह प्रश्न आया था कि अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि डेयरी और अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो पहले बेंगलोर थी और अब आपकी करनाल 1923 में खोली गई थी। उत्तम नस्ल के बकरों की मांग किस राज्य में है? पूरा करने के लिए बकरी प्रजनन केंद्र तो राष्ट्रीय पशुधन फार्म हिसार में रहेगा आपका। कौन सा रहेगा? हिसार में। भेड़ भी आपका हिसार में, घोड़े भी आपका हादसा आपका प्रजनन केंद्र हिसार में, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका हिसार में रहेगा। हरियाणा को कितने प्रतिशत जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ये आपके 2। गाय भारत में सबसे ज्यादा दूध जो है कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। गाय के द्वारा सबसे ज्यादा दूध कहाँ, किस राज्य में? तमिलनाडु में। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। भारत की सर्वोत्तम सर्वाधिक मछली कौन सी होती है? आपकी रोहू।
नेशनल फिशनेस देव बोर्ड ये आपका हैदराबाद में रहेगा। कौन सा रेशम सिर्फ भारत में ही होता है, वो होता है आपका मूंगा रेशम। आगे बढ़ते हैं। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? एम एस रंधावा ने लिखा था। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र आपका भारत रहेगा। हरा सोना आपका अफीम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जूठा सोना पायरेट्स को कहते हैं। फलों का राजा आम होता है और फलों की रानी आपकी लीची होती है। फलों की रानी होती है आपकी लीची। सर्वाधिक पुष्पोदन राष्ट्र नीदरलैंड है। सेब सबसे अधिक आपके जम्मू कश्मीर में होते हैं और केसर भी आपका जम्मू कश्मीर में होता है। सर्वाधिक रबड़ आपका थाईलैंड में होता है। कुफरी आलू की एक किस्म है। नारियल उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा और या कॉफी बागान लगाए थे। कहाँ पर लगाए थे? ये लगाए थे आपके चिकमंगलूर जनपद में। मक्के की खेती की जाती है, 3 ऋतुओं में की जाती है मक्के की खेती। आगे बढ़ते हैं। महादान सुपर राइस किससे विकसित किया था? यह किया था जीएस खुश ने। साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहवा के लिए। टमाटर के केचप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोइट। 16 अक्टूबर 1945 को जो है एफएओ की स्थापना हुई थी, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 2020 में नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त तेल सूरजमुखी तेल होता है। 2018-19 में फल अधिक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और सबसे पहले चीन आता, 7वें नंबर पे आता भारत। और सब्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। सेबों के फलों का हल्का लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। आगे बढ़ते हैं। सिट्रस फलों में विषाणु जनित बीमारी होती है हिस्ट्रेजा। विश्व फल उत्पादन में भारत का स्थान जो है 12.6% है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक, खाद्य प्रसंस्करण जनक कौन है? ये मैं लिखना भूल गया, माफ कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण के जनक वैसे तो अगर देखा जाए तो हरित क्रांति है, यानी नॉर्मल बोरला को हम कह सकते हैं। विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत है काजू। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया आपकी सब्जियों में होती है। ब्लीचिंग क्रिया होता है फलों और सब्जियों में। कौशल प्रजाति आपकी मूंगफली की। सर्वाधिक कॉफ़ी आपके कर्नाटक में होती है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। काजू सबसे अधिक होता है आपका महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। बागों का नगर कहते हैं हम लखनऊ को। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज पाई जाती है। आम का उत्पादन अधिक होता है आपका आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल से दृष्टि में देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा आम होता है। सेब का कौन सा बाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। बची टॉप होता है आपका केला। आम के निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? अल्फांसो। शुगर रोगी के लिए अमृत फल कौन सा? जामुन। मेथी के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी? नागौर। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर? राजस्थान में। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पर हैं? तो वह आपकी रहेंगी हिसार में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय फूड डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंचन एक उन्नत किस्मत है किसकी? आंवला की। आगे बढ़ते हैं। पूसा सिंधु गंगा ये गेहूं की। एफसीआई एफसीआई की जो स्थापना है वो 14 जनवरी 1965 को हुई थी कृषि लागत और मूल्य आयोग के लिए। भारतीय खाद्य नियम कैसे हैं? जिसे हम फूड ऑपरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड ऑपरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 26। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लाड़ नहीं लगाएंगे, हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ कॉर्नवालिस बोलेंगे, लाड़ नहीं बोलना है इसको। भारत की कृषि की पद्धति होती मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं।
पनामा रोग किस फसल में होता है? केला में होता है। नील जीवा रोग किस में होता है? गाय और भेड़ भैंस बकरे में होता है। रानीखेत एक वायरस है, ये आपको मुर्गियों में मिलेगा। मिल्क फीवर खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। थैनेला जीवाणु से होता है। गिलराइट कवक से होता है। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? कैसिन के कारण होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अंबिकापुर में रहेगा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में रहेगा। विश्व का धान जीन बैंक किसे कहते हैं? फिलीपींस को कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में रहेगा। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह है पर्यावरण संरक्षण। NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका यह फुल फॉर्म है, आपको इसको याद रखना है। कृषि उत्पादन को विपणन से संबंधित है। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका काम क्या था? HSWC की ऋण मंजूरी करता है ये। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। भारत में उगाई जाने वाली फसलें आपके खाद्यान्न या तिलहनी। कृषि क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यहाँ पर कुफरी शिमला में रहेगा। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल आपका पंतनगर को कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। हरित क्रांति समेकित प्रबंधन समेकित पोषक पदार्थ जो समेकित प्राकृतिक संसाधन से प्रबंधन से संबंधित है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक अनुसंधान आपका हिसार में रहेगा, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। NDRI की स्थापना 1955 में करनाल में हुई थी, कई बार बता चुका हूँ। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संतुलित आहार एक व्यक्ति को प्रतिदिन दूध जो कितना है 226 ग्राम देता है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2014 में यह स्टार्ट किया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर में रहेगा। भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन का होता है। गलघोंटू रोग जो गलघोंटू रोग होता है जीवाणु के कारण होता है और एक गाय और भैंस में पाया जाता है। बकरी और भेड़ का जीवन काल होता है 12 से 16 वर्ष का होता है और 150 दिन जो है इसका गर्भकाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। रानीखेत एक विषाणु रोग है, आ चुका है। दूध के निकलने के लिए हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। सहकारी कृषि किस देश में सफल हुई थी? डेनमार्क में। संयुक्त रूप से कृषि जो है सहकारी कृषि कहाँ हुई थी? डेनमार्क में हुई थी। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितना? 1087 और पंजाब पहले स्थान पर है, पंजाब आपका पहले स्थान पर रहेगा। पशु किसान योजना ये 6 लाख पशुपालक के लिए रहेगी। 6 दिसंबर 2019 को 1.80 लाख तक बिना गारंटी के लेन देन जो हुआ था ये भिवानी में हुई थी 6 दिसंबर 2019 को, यानी कि 1,80,00,000 तक बिना गारंटी के लोन इनको जो पशु को जो किसान योजना है उसके लिए लोन की सुविधा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट के जरिए आपकी जो है एनिमल हस्बेंड्री यहाँ से क्लियर हो जाएगी। कृषि क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? यह आपका वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा स्थान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? उर्वरक उत्पादन से है। संसार का सबसे सर्वाधिक जो है सब्जी उत्पादन कौन सा है? वो आपका चीन रहेगा। खाद्यान्नों की सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे से होती है? नवपाषाण काल से होती खाद्यान्नों की कृषि को जो है सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन सी है? वो आपकी पंतनगर। निम्न में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित? तिलहन उत्पादन से।
वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है सिंचाई में होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो मिले आपके लहुरा देवा से। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं तो वो है नॉर्मन इबोलाग। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स संख्या कितनी है, वो आपकी 20 रहेगी। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, पंतनगर में हुई थी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान स्थापित है, ये आपके अंबिका नगर में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है, मणिपुर में। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया गया, महाराष्ट्र में चलाया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह कौन सा ज्वर है जिससे शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, वह आपका मिल्क फीवर। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली में पॉलीफली का रोग उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी से। मेंढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है, कवक द्वारा उत्पन्न होता है। धान की सफेद वाली बनाई जाती है तो वह आपके तनाछेदक द्वारा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी संक्रमणीय है, तो आपके कौन से संक्रमण है, फुट एवं माउथ रोग ये भी है, एंथ्रेक्स ये भी है, ब्लैक क्वार्टर ये भी है, काउपॉक्स ये भी है, यानी कि आपके हो जाएंगे चारों। बकाई राट बीमारी किसकी है, टमाटर के फल की है, किसकी है, टमाटर के फल की। कौन सा एक गेहूं फसल रोग है जो आपका रस्ट है, कौन सा आपका रस्ट। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा आपका, फफूंदी। चाय में प्याले नुमा पत्ते का रोग कारक होता है आपका सल्फर की कमी से। कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है, तो आपका आम्रपाली। धान का हरा पत्ती फुद्द का प्राथमिक वाहक कौन सा आपका, टुगरो रोग का। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है आपका हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, आपका फरीदाबाद में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, वो आपका ब्यूटाक्लोर। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है, काली मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है, वह आपके वातोड़ मिट्टी। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ह्यूमस से। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो होता है आपका नाइट्रोजन। भारत के किस प्रदेश में उष्ण मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में। हरा सोना या झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है, वो की गई आपकी अफीम या पायरेट्स। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई 1953 में। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 2.47 एकड़ के बराबर होता है। रैगुर किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम है रैगुर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है आपका लाल मिट्टी। भारत में सर्वाधिक वेतन प्रणाली की व्यवस्था शुरुआत की गई 1950 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। चीनी वर्ष कब से कब तक रहा होता है, अक्टूबर से सितंबर तक। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। आगे बढ़ते हैं। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर पाई जाती है, वो आपकी 50 सेंटीमीटर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित होते हैं, आपके ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में।
खेती की वह प्रणाली कौन सी जिसमें किसान का राज्य सीधा संबंध होता है, वह आपकी काश्तकारी खेती। पर्माकल्चर किसका पर्याय है, यह आपका पारिस्थितिकी कृषि से है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में बनाई जाती है, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। सब्जियों की व्यापारिक खेती को बढ़ावा देते हैं वो आपके ओलेरिकल्चर। फसल का प्रकार है जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, वो आपकी दालें होती हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो आपका केरल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये चित्री में रहेगा। कौन सा मसाला जो काला सोना के रूप में जाना जाता है, काली मिर्च। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी, धान की। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश में। राज 3017 एक प्रजाति है गेहूं की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। माही सुगंध किस फसल की प्रजाति है, आपकी धान की रहेगी। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित है, तो वो आपकी चाय और कॉफी से है। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, ये आपकी गोम्बिया की है। संकर सरसों के उन्नत प्रजाति आपकी ना NRCHB ये 506 है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016-17 में कौन सा राज्य कुल तिलहन अग्रणी में स्थान पर है, आपका मध्य प्रदेश। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, मध्य फलवीती होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से जाना जाता है, आपका लखनऊ होता है। फलों का फटना किस फल का महत्वपूर्ण समस्या है, यह आपकी लीची की हो गई, बेर की हो गई, चेरी की हो गई, उपरोक्त सभी। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, वह तो महाराष्ट्र। फलों में अधिकतम कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपकी फ्रुक्टोज पाई जाती है। सेब का कौन सा बाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पादन। आगे बढ़ते हैं। आम की नियमित फल देने वाला किस्म कौन सा है, आम्रपाली। पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, यह उष्ण अमेरिका में। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है, अंगूर की। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, आपका सूरजमुखी तेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण कैल्शियम एक अच्छा स्रोत नहीं है, चावल। कौन सा एक पोषण कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, आपका आंवला। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, पके हुए आम के फल में। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ नहीं है, वह आपकी शकरकंद। निम्नलिखित में किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, अंगूर का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है, आपका मेथी में पाया जाता है। सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू आपका भूगोलिक सोच विचार है। भारत में किसके आने से यहाँ के सिक्के की जो है फसल आई है, पुर्तगाली की। पके हुए अंगूरों में क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। रोसेडेंट फसल में किससे संबंधित, आपकी लीची से संबंधित है। सुपरस्टार प्रजाति आपकी गुलाब की। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में किस के कारण होती है, मौलिक अम्ल के कारण होती है। छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी इसमें से निकल जाता है। मक्के की खेती की जाती है, वर्ष भर की जाती है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया GS खुश ने। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है, सोडियम बेंजोइड। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 1945 में हुई थी, रोम में। फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1993 को। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपका आंध्र प्रदेश करता है।
सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? तो वो करता है आपका चीन। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है आपकी गन्ना की होती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? आपका तालाब है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है क्या? आपका तिलहन। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ किया गया? वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 89वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2017 को कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था आपका। बोरलॉग पुरस्कार निम्न से एक वैज्ञानिक क्षेत्र दिया गया था कृषि के विज्ञान क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक दल का कुल क्षेत्र न्यूनतम है? आपका किसका रहेगा? हरियाणा का रहेगा। तो ये रहेगा आपका हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो आपकी खालें हो गई, चीनी हो गई, जूट उत्पादन हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में किस कृषि वस्तु का निर्यात मूल्य सर्वाधिक अनाज का रहेगा? भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र विकास का लक्ष्य हुआ है? तो वो हुआ आपका पहली पंचवर्षीय योजना में। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? यह ग्रोजी यानोदा सिल्वा है। बांस के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारतीय कृषि में निम्नलिखित में उत्पादकता कारण क्या है? तो वो रहेगा आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लग रहना, जोतों का छोटा कार रहना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक रहना। छिड़काव सिंचाई में किस स्थानों में सर्वाधिक सर्वोत्तम रूप से मान्य है? तो वो है आपकी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। यहाँ पर छिड़काव किया जाता है, छिड़काव के साथ यहाँ पर खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ये आपका एजोला आएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1976 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में रहेगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका झांसी में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा MS स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में किसने शुरू किया था? यह किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? 1988 में की गई। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1965-66 में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड की। संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? भैंस का। संतुलित आहार से निर्मित एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? 226। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। संसार में सर्वाधिक उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? वो आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन। बकरी के ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? आपकी पश्मीना। सुप्रसिद्ध जो है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई है? आपके सानेन। बकरी का गर्भवती कितने दिन का होता है? 150 दिन का होता है। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की कौन सी नस्ल है? तो यह आपकी व्हाइट लेगहॉर्न। भारत में मृदा अपरदन का क्षेत्र पर सर्वाधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में मृदा में।
चाय, कॉफी, रबड़ और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम पाई जाती है? आपकी लैटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो ये आपकी खालें हो गई, चीनी हो गई, जूट उत्पादन हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। वर्ष 2016-17 में किस कृषि वस्तु का निर्यात सर्वाधिक था? अनाज का। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य अधिक हुआ है? वो आपके पहली में। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन था? यह आपका गोर्जियानो दा सिल्वा है। बांस के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान क्या है? आपका दूसरा है। भारतीय कृषि में नियमित उत्पादकता का कारण क्या है? तो आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लग रहना, जोत का छोटा कार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक यानी कि उपरोक्त सभी। छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम मान्य है? तो वो है आपकी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को किया जाता है। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? 1976 में प्रारंभ की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? देहरादून में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में किस राज्य में संबंधित है? वो गुजरात से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? 1988 में। अधिक उपज की प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1955-56 में। आगे बढ़ते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वह नागालैंड में नहीं है, बाकी असम, त्रिपुरा, केरल सब जगह पर मिलेंगी। संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या पाई जाती है? भारत में। भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग पशु का है? भैंस का। संतुलित आहार के नियमित एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? 226 ग्राम। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। संसार में सर्वाधिक उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? वो आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन। बकरे की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी? आपकी पश्मीना। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्यार प्राप्त किया जाता है। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल प्रदान की गई? सानेन की। बकरी का गर्भवती काल कितने दिन का होता है? 150 दिन का होता है। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गियों नस्ल कौन सी है? आपकी व्हाइट लेगहॉर्न। भारत में किस मृदा का क्षेत्र पर सर्वाधिक पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का। चाय, कॉफी, रबड़ और काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मान जाती है? लैटराइट मिट्टी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? आपकी दलदली में। मृदा के बिना जल माध्यम से पौधों के लिए वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है एक्वाकल्चर। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकों से। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 6। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये आपके अंगूर से। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की। कंचन का एक उन्नत किस्म है आंवला का। हिसार भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अभी उत्पादक राज्य देख लेते हैं। तो जूट में सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल। चाय में आएगा सबसे पहले असम। गन्ना में आएगा उत्तर प्रदेश और रबड़ में आएगा आपका केरल। आगे बढ़ते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित होते हैं डाइसल्फाइड अम्ल के। निम्नलिखित में से किस विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? आपके क्यूबा को कहते हैं। बाहर एक प्रसिद्ध प्रजाति है आपकी मूंगफली की, मटर की, चना की, अरहर की। तो ये रहेगी आपकी अरहर की रहेगी। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात एनपी कितना है? तो आपका 1:2:2।
संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पे है? चीन में है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति किसकी है? ये आपकी सरसों की रहेगी। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में बोनेपन का जिन क्या है? नोरिन 10 है। मालवीय चमत्कार की एक प्रजाति है अरहर की। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। कल्याण सेना का एक किस्म है वह गेहूं का। किस खुशबूदार उपज का उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 4 से 5। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान कहाँ पर है? मैसूर में। अल्कोहल किण्वन में ग्लूकोज में कौन सा अल्कोहल बनता है? तो आपका एथिल अल्कोहल बनता है। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? वह आएगा साइट्रिक अम्ल। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन इबोलाग। भूमि सुधार विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकोर्प थैलेमस। सिट्रस फलों में लगने वाले हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी? आपकी ट्रिटेजा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए पाया जाता है आम में पाया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका मैसूर कर्नाटक में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है? तो यह आपके लिकोनस एपट रहेंगे। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं सब्जियों में। पपेन किस फल से एकत्रित किया जाता है? पपीता से। रूटेसी किस फल का जो है कुल है? तो ये रहेगा आपका कामरक का। कैंकर रोग किस फसल में की समस्या है? नींबू लाइम की। विश्व में फलों में उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा स्थान रहेगा। विटामिन B1 का धनी स्रोत फल कौन सा है? तो आपका काजू रहेगा। बाथरूम फल है आपका आम का। आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? आपकी सिंधु। आगे बढ़ते हैं। सेब के फल में लाल रंग का कण क्या होता है? एंथ्रासाइनिन होता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? 22 था। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा? आपका कर्नाटक है। अगला प्रश्न है मैकारानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो आपकी असिंचित परिस्थितियों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन से खरीफ की फसल है? तो आपकी सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल है। बाकी रबी की फसल है मसूर सरसों अलसी। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कृषि प्रतिशत कितना है? तो 138 है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस खाद्य में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा? आपका भारत रहेगा। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है भारत में। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? आपके तंबाकू में की जाती है। गन्ने के रस में समग्र ठोस अवस्था में प्रचित होते हैं आपके वृक्ष। आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है सेब में। थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा कौन सा फल होता है? काजू। आगे बढ़ते हैं। आप ये सीधा डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। हरा सोना आपका मिलता है आपका अफीम में। झूठा सोना आपका मिलता है आपका पायरेट्स में। फलों का राजा होता है आम और फलों की रानी होती है आपकी लीची। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राष्ट्र है नीदरलैंड। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा? आपका जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा? थाईलैंड। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो आपकी आलू। चाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? चीन में। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। सूर्यमुखी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तरी अमेरिका में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे यहाँ के चिकमंगलुरु जनपद में। निम्नलिखित में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक उत्पादक है? वह आपका गेहूं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रजी मरोग के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न से कौन सा पौधा का फल भाग है? तो आपका सौंफ रहेगा। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या? आपका सल्फर यौगिक है। आगे बढ़ते हैं।
डाकघर बैंक कहाँ पर है? उत्तरी सागर में है। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? आपकी ग्लूकोज व फ्रक्टोज में पाई जाती है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान रहेगा? प्रथम रहेगा। भारतीय पशु चिकित्सक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 20 से 25 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं। पंत सम्राट की प्रजाति है बैंगन। डबल टोन्ड दूध के लिए पीएफए का मानक कितना? 1.5% फैट और से 9% एस एन फैट तक एफ तक। माजरेला पनीर अधिमानतः दूध से बनता है, भैंस से। आगे बढ़ते हैं। मुर्रा किसकी किस्म है? आपकी भैंस की है। भैंस की औसत गर्भावधि होती है 310 दिन। मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? क्रांति। बाकी गेहूं की आपकी प्रजाति रहेंगी, सुजाता रहेगी, 16 नहीं लिखा है, कंचन रहेगी। जाफराबादी भैंस पाई जाती है आपके गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। पशु प्लेग का कारण क्या है? आपका विषाणु है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। अनिश्चित अंडों से बनाए जाते भ्रूण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेचक जनन। गाय के दूध का रंग किस मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। दूध का उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? यह ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है? आपकी मटर होती है। आगे बढ़ते हैं। कृषि की शाखा जो दूध और उसके उत्पादन क्षेत्रों के लिए पशुओं के लिए व्यवस्थित प्रबंध करती है, उसे क्या कहा जाता है? दूध उत्पादन कहा जाता है। सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज के रोग प्रतिरोधी किस्म में कौन सी आती है? गेहूं। कृषि की वह शाखा जो पशुधन के प्रजनन और पालन से संबंधित है, उसे कहते हैं पशुपालन। धान का खैरा रोग का उत्पन्न होता है जस्ता की कमी से। वर्मी कल्चर जो है जैविक खेती से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होगी। एनिमल हस्बेंड्री से अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो ज़रूर भेजें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।